Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 1st of June 2020, Monday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is change your thoughts and you change your world. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Mumbai remains shut down while India begins to unlock. कल यूनियन गवर्नमेंट ने अनलॉक 1.0 अनाउंस किया। मीन्स जून 1 से बहुत सारे स्टेट्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर दिया जाएगा जो कि अभी तक रिज्यूम नहीं हुई थी। तो एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं इट इज़ नॉट एक्चुअली लॉकडाउन 5.0, इट इज़ अनलॉक 1.0 और एग्जिट 1.0। तो कल यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को परमिशन दे दी है। अपार्ट फ्रॉम 6,000 कंटेनमेंट जोन्स अक्रॉस ऑल द कंट्री, स्टेट्स कैन ऑपरेट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सेप्ट फ्यू। बट जो महाराष्ट्र और राजस्थान गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने जो इकोनॉमी है, अपना जो स्टेट है, उसको 30 जून तक के लिए फिर से बंद कर दिया है। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को ऑर्डर दिए हैं कि वो स्टेज मैनर्ड में, ग्रेडेड मैनर्ड में अपने स्टेट की इकोनॉमी को धीमे धीमे ओपन करें। जैसे कि 8 जून से बहुत सारे वर्कशिप प्लेसेस, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और इसके बाद जुलाई से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन हो जाएंगे। तो अब हर स्टेट के पास अपना अथॉरिटी, अपनी पावर सेंटर ने डेलीकेट कर दी है कि वो अपने अकॉर्डिंग ग्रेडेड एग्जिट लें लॉकडाउन से। हालांकि महाराष्ट्र और राजस्थान में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अभी फ़िलहाल के लिए डिसाइड किया है कि वो अभी अपने स्टेट को ओपन नहीं करेंगे। वर्कशिप, होटल्स, मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, ये जितनी भी चीज़ें जो हैं ये सब बंद रहेंगी। और इसी में अगर हम बात करें सेंटर की जो गाइडलाइंस इशू हुई हैं अनलॉक 1.0 के लिए, उसमें कुछ यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली ने भी कुछ ऐसे ऑर्डर, ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि अलाइंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, और उन्होंने अपने अथॉरिटी को यूज़ करते हुए डिसीजन ली। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है ये ओपन नहीं होगा, जबकि बहुत सारे हाईवेज़ जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए, इंटर स्टेट ट्रांसफ़र के लिए अब गवर्नमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट यूपी गवर्नमेंट ने अपने अथॉरिटीज़ को यूज़ करते हुए, अपनी लोकल कंडीशंस को एनालाइज करते हुए डिसीजन लिया है कि दे आर नॉट गोइंग टू ओपन दिल्ली नोएडा बॉर्डर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द economic activity, because with the economic activities the movement will also increase and it may increase the number of COVID-19 patients in उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिए। अगर हम बात करें अदर स्टेट्स, तो बहुत सारे स्टेट्स ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया है। केवल ऐसे जोन जो कंटेनमेंट जोन नहीं है, मीन्स ऑरेंज और ग्रीन जोन, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर दिया गया। हालांकि एज पर द सेंटर गाइडलाइंस जो कंटेनमेंट जोन है उनके आसपास भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो बफर जोन होता है उसमें भी आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। कल गवर्नमेंट ने जो अनलॉक 1.0 है उसको टाइटल दिया है मिशन बिगिन अगेन। तो इस मिशन बिगिन अगेन में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसा कि पहले गवर्नमेंट ने ऑटोनॉमी दी है तो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हैं। और स्पेशली महाराष्ट्र और राजस्थान जो स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए, जो कि उनके यहाँ नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको अभी बहुत कॉशियसली मूव करना है। और मानसून भी नियर बाई है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे अगर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और अपने स्टेट को ओपन किया। विद इन द स्टेट उन्होंने अलाउ कर रखा है मूवमेंट, बट बिटवीन द स्टेट्स या इंटर स्टेट मूवमेंट्स या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है। तो अगर हम देखें अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, जो बेसिक जहाँ पर केसेस ज़्यादा पाए गए हैं, हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिए हैं। अगर हम देखें महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ वर्कशिप, रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल, सैलून्स रिमेन शट, शॉप्स कैन ओपन फ्रॉम जून 5। तो अलग अलग, राजस्थान ने रिलीजियस प्लेसेस, मॉल, होटल्स को शट डाउन कर रखा है। 100% स्टाफ कैपेसिटी से ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है ऑफिसर्स को। इसी तरह वेस्ट बंगाल ने भी 100% वर्कफोर्स कैपेसिटी से जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसर्स हैं उनको ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। तो अलग अलग स्टेट ने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग, अपनी लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1। कोविड-19 क्राइसिस में वाइप आउट कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट गेन्स।
सितंबर 2019 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कॉरपोरेट टैक्स में बहुत ज़्यादा कटौती करी थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कितनी कटौती, कितने कट्स, कितना परसेंटेज का कट कॉरपोरेट टैक्स में किया गया था सितंबर के महीने में। तो उसी कट के बाद जो कॉरपोरेट ने जो गेन किया था, जो टैक्स रिडक्शन, कॉरपोरेट टैक्स रिडक्शन किया गया था, उसके बाद से कॉरपोरेट जो थे इंडिया में, जो कंपनीज थी, उन्होंने कुछ गेन करना स्टार्ट किया था। बट जैसे ही वो अपनी रिकवरी की पोजीशन पर आते, जैसे ही वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होते, वैसे ही कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक लॉकडाउन इंड्यूस हो गया और उस इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो बंद थी, बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, उसमें किसी भी तरह का प्रोडक्शन या उनका बिजनेस नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो सारी कंपनीज फिर से लॉस में गई। तो एक्सपर्ट का कहना है कि जितना हमने कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन करके जितना कंपनीज ने गेन किया था विद इन 5 to 6 मंथ, इस पर्टिकुलर लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 क्राइसिस की वजह से वो सारा गेन मिटिगेट हो गया है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 इंडेक्स की में अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर जो है वो डाउन आ गई है अप्रॉक्सीमेटली कितना, 420 पर यूनिट, जो कि जनवरी में कितनी हाई थी, 453 थी। तो ऐसा कहा जा रहा है जो 420 पर यूनिट जो आ गए हैं, 428 पर यूनिट जो शेयर के जो प्राइस आ गए हैं, ये बस थोड़े से ही हाई हैं सितंबर के प्राइस से, जब हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन देखा था। मीन्स उस समय जब कॉर्पोरेट की अर्निंग्स डाउन हो रही थी और इंडियन इकोनॉमी रिसेशनरी कंडीशन में जा रही थी, जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोविड-19 से पहले भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं था, एक रिसेशनरी कंडीशंस ही थी। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारे डिसीजन, और आरबीआई ने बहुत सारे डिसीजन लिए थे इकोनॉमी को दोबारा से रिकवर करने के लिए, और जब तक वो रिकवर होती, दोबारा से कोविड-19 क्राइसिस आ गई। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो इस समय अर्निंग है, मई के मंथ में अर्निंग पर शेयर है, वो इक्विवेलेंट है कब की, सितंबर में जो हमारे प्राइसेस थे या अर्निंग पर शेयर थी वो कितनी थी, वो अगर आप देखें डेटा तो 410 थी, और अभी इस समय 428 है। जनवरी में कितनी थी, 453, मतलब जनवरी तक हमने कुछ गेन किया था बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, बट वो गेन सारा इस कोविड-19 क्राइसिस की वजह से वापस से टर्न आउट हो गया है, और हम निगेटिव या बोलते हैं बिलो फिर अर्निंग पर शेयर, जो कि जिस समय सितंबर में जो अमाउंट था उसी डेटा पर या उसी रेट पर फिर से आ गए हैं। द टैक्स कट इन सितंबर लास्ट ईयर हैड रिजल्टेड इन 10% इंक्रीज इन द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट ऑफ द इंडेक्स कंपनी। निफ्टी 50 की जो 50 इंडेक्स कंपनीज हैं, उन्होंने 10% का गेन किया था बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन। जो कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन हुआ था उसकी वजह से 10% का गेन आया था पोस्ट टैक्स प्रॉफिट में। पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता है और प्री टैक्स प्रॉफिट होता है। प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब सारे टैक्स और सारे लायबिलिटीज करने के बाद जो प्रॉफिट आता है कंपनीज को, उसको प्री टैक्स प्रॉफिट बोलते हैं। और वो सारे जो टैक्सेस को पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है, उसे बोलते हैं पोस्ट टैक्स प्रॉफिट। तो जब जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स होती हैं उस पर डायरेक्ट टैक्स लगते हैं, अगर आपको पता हो तो अगर टैक्स आपने पे नहीं किया, सारे टैक्स कैलकुलेटेड है पर आपने पे नहीं किया, तो वो प्री टैक्स, और अगर आपने पे कर दिया वो टैक्स तो वो आपका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पोस्ट टैक्स प्रॉफिट 10% इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ दिस कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन, जो कि अब इस कोविड-19 क्राइसिस की वजह से नलीफाई हो चुका है। और एनालिस्ट जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो डेक्लाइन है इंडेक्स में अर्निंग पर शेयर है, ये आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा। मींस अभी फ़िलहाल के लिए अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ होती हुई नहीं दिख रही है। बहुत सारी निफ्टी और मोतीलाल ओसवाल यूनिवर्सिटी जो कंपनीज थी, उन्होंने प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स प्रॉफिट दोनों में ही लॉस का, जो भी उनका प्री टैक्स, नॉर्मल प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स प्रॉफिट होता था, उसको अचीव नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 crisis. Financial year 21 earnings revision is significantly titled in favor of the downgrade, and management commentary suggested more volatility in and disruptions in earning ahead, with several Nifty companies seeing fresh double-digit EPS cut in financial year 21. तो बहुत सारे जो निफ्टी कंपनीज हैं वो अभी फ़िलहाल के डिसरप्शन फेस कर रही हैं और वोलेटिलिटी फेस कर रही हैं, और आगे आने वाले टाइम में डबल डिजिट की ईपीएस कट्स देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 21 में, और ये ट्रेंड जो है अभी फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू रहेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो अर्निंग पर शेयर का लेवल है वो जो 2014 में जितना बिलो था उतना बिलो आ सकता है।
तो फाइनेंशियल ईयर 2014 में जो ईपीएस का लेवल था वो अब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखेंगे। मतलब 20 साल का जो 5-6 साल का जितना भी गेन है कॉरपोरेट एंटिटीज़ का वो सारा चला गया, वो सारा रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये कंटिन्यू रहा और 5% तक डिक्लाइन और किया, अगर इस 2014 के लेवल से भी 5% डिक्लाइन किया, तो जितना भी कॉरपोरेट अर्निंग हुई है जिस कॉरपोरेट टैक्स रिडक्शन की वजह से वो सारी फ्यूटाइल हो जाएगी। अगर हम इस चीज़ को ग्राफ में देखना चाहें तो ग्राफ में इसको ऐसे देख सकते हैं कि अप्रैल 19 से अगर आपने देखा तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर बढ़ती हुई, जैसे कि गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, लेकिन फिर ये डिक्रीज देखने को आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी इस समय जो करंट है वो अर्निंग पर शेयर 428.1 हो गई है और ये फर्दर डिक्लाइन की ही जो एक्सपेक्टेशन एक्सपर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए भी कि अगर निफ्टी 50 की कंपनीज़ में उनके अर्निंग पर शेयर में डिक्लाइन एक्सपेक्ट किया था, तो इट इज़ नॉट द गुड कंडीशंस फॉर एनी इकोनॉमी एंड फॉर द एनी इकोनॉमीज इन्वेस्टर्स। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 1। RIL's $2 billion tech power play. Reliance Industries has invested approximately $2 billion in its four-pronged strategy to become the technology पावर हाउस। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस समय रिलायंस इंडस्ट्री अपने सबसे हाईएस्ट स्टेक पर है, चाहे वो जियो को लेकर के हो, चाहे वो अपने फर्दर इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो। तो अभी ये न्यूज़, इस न्यूज़ में कहा गया कि रिलायंस ने फ़िलहाल के लिए $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अंडर इज 4-pronged स्ट्रैटेजी टू बिकम द टेक्नोलॉजी पावर हाउस ऑफ द इंडिया। और क्या है ये 4-pronged स्ट्रैटेजी? इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो RIL है वो अप्रॉक्सीमेटली $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुकी है इन ऑर्डर टू बाय द स्टेक इन 24 टेक्नोलॉजी फर्म्स अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। इन 3 कंट्रीज से रिलायंस ने $1.6 बिलियन के स्टेक बाई किए हैं इन टेक्नोलॉजी 24 फर्म्स। और अगर हम बात करें पेटेंट की तो 30 पेटेंट जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्री ने यूएस में रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें उसने 53 अप्लाई किए थे, जिसमें उसको 30 जो पेटेंट ग्रांट हो चुके हैं। अगर आप स्टूडेंट पेटेंट जानते होंगे तो आपको पता होगा पेटेंट आर एक्चुअली द इंटेलेक्चुअल असेट्स ऑफ एनी कंपनी, स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पेटेंट जो होते हैं वो आपके बहुत इंटेलेक्चुअल असेट्स होती हैं। तो कंपनीज जब भी कोई नई दवा खोजती हैं, कोई नई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करती हैं या नई ड्रग बनाती हैं R&D के थ्रू, या टेक्नोलॉजी कंपनी कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं तो तुरंत उसका पेटेंट करा लेते हैं, ताकि जो उनका R&D में इन्वेस्टमेंट हुआ है उस नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, उस नई ड्रग को डेवलप करने के लिए, तो उसका मेथड कोई और कंपनी कॉपी करके उसका मार्केट लीवरेज ना कर पाए, तो कोई और हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे मेथड को कॉपी ना कर पाए और हमारा प्रॉफिट हमसे छीन ना पाए, उस पर्टिकुलर कंपनी से प्रॉफिट जो है वो ड्रैग आउट ना कर पाएँ। इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो पहले ही अपने पेटेंट, मतलब अपने मेथड्स को, जिस मेथड के थ्रू उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करी होती है या वो ड्रग डेवलप करी होती है, उसको पेटेंट करा लेते हैं फॉर से 20 ईयर्स 50 ईयर्स, डिपेंड ऑन द कंडीशन, ताकि कोई और उनके कॉम्पिटिटर्स या राइवलरी फर्म्स उस सेम मेथड को यूज़ ना कर पाएँ। तो इसी में RIL ने 30 पेटेंट जो हैं वो US में किए हैं in the field of artificial intelligence, machine learning, blockchain, virtual reality, big data and 5G। तो अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स टू मेक इटसेल्फ अ टेक्नोलॉजी पावर हाउस स्पेशली इन इंडिया। और इसी का एक प्रोग्राम है जेन नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसमें इसको वेंचर कैपिटल सपोर्ट भी मिलेगा बहुत सारी कंपनी से। और जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी के अपार्ट फ्रॉम ई प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग ऑफ फ्रूट क्वालिटी, डिलीवरिंग इंडियन प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल कंज्यूमर्स, इन सारे सेक्टर्स में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो 4-pronged स्ट्रैटेजी, प्रॉन्ग मतलब कांटेदार, चारों तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाना कि मैक्सिमम सेक्टर्स में अपनी पकड़ बना लेना। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो हर सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी और टेक्नोलॉजी पावर हाउस की तरह वर्ल्ड में उभर कर सामने आएगी। और अगर हम देखें कितने इन्वेस्टमेंट करंटली हैं रिलायंस टेक्नोलॉजीज़ में, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी, अगर हम ई ड्रीम, एजुसॉफ्ट में भी हैं, और इसी तरह से हम बहुत सारी अदर कंपनीज हैं, वक्त होल्डिंग
न्यू फ्लोट्स, स्काई ट्रेन, इन सब में रिलायंस टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वेस्ट करने जा रही है या कर चुकी है स्टेक। और आप देखते हैं मेजॉरिटी स्टेक्स हैं मैक्सिमम कंपनीज में। अगर आप देखें तो ई ड्रीम्स में 90.5% का स्टेक RIL का है। इसी तरह एस्ट्रो एरोस्पेस में 51.8% का स्टेक है। तो डिफेंस से लेकर के हमारा ई कॉमर्स तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपना आपको एज अ पावर और टेक्नोलॉजी पावर हाउस प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रही है। हालांकि एक फर्दर डिस्कशन ये भी है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट हाउस का, किसी एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट कंपनी का इतना पावरफुल होना या इतना मोनोपोली जनरेट करना कितना एथिकल है और कितना अच्छा है किसी कंपनी के लिए, ये अलग मैटर ऑफ डिस्कशन है। फिलहाल के लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 2, कंज्यूमर गुड डिमांड शूट अप इन लॉकडाउन 4.0। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन 3.0 तक मैक्सिमम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो रिज्यूम नहीं हुई थी। स्पेशली नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो मार्केट थी वो भी ओपन नहीं हुई थी, ई कॉमर्स की मार्केट भी ओपन नहीं हुई थी। लेकिन और उस ड्यूरेशन में जितना उस पर्टिकुलर लॉकडाउन 3.0 तक जितनी भी डिमांड थी वो डिमांड सरप्रेस रही। बट जैसे ही लॉकडाउन 3.0 के बाद गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिज्यूम किया तो बहुत सारे नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स की जो डिमांड थी वो स्पाइक करी है आफ्टर 17 मई। ऐसी कंपनीज जो कि नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स में की सेलिंग में इन्वॉल्व है, के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो अब आने वाले टाइम में अपने डिमांड को बहुत ज़्यादा शूटअप होता हुआ देखने। बहुत सारे जो CEOs हैं वो ये कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो डबल डिजिट से ग्रो कर रही है और डे टू डे उनको 10% इंक्रीमेंट देखने को डिमांड में मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जो लोगों के अंदर बहुत सारे एटीट्यूडनल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी आए और उस चेंजेस की वजह से जो नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है कंज्यूमर की वो अब इंक्रीज करेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स एंड व्हाट इज़ नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। एक्चुअली नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग होती है वो जिसमें डिस्क्रिशन का मतलब होता है विवेक, आपकी सोच समझ। तो नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब ऐसा जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, ऐसी मैंडेटरी स्पेंडिंग जो आपको करनी ही है, जिसमें कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा कंट्रोल आप कह सकते हैं नहीं होता। यू हैव, इफ़ यू वांट टू बी द इन सोसाइटी यू हैव टू हैव स्पेंडिंग ऑन नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम, जैसे कि आपकी रेंट हो गया, ग्रॉसरी हो गए, आपके यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, केबल्स, अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी मैंडेटरी स्पेंडिंग में आती है। अगर आप रह रहे हैं सोसाइटी में, अगर आप घर में रह रहे हैं तो यू हैव टू पे रेंट। अगर आपका खुद का घर है देन यू हैव टू पे टैक्सेस, वाटर टैक्स एंड अदर टैक्सेस। ग्रॉसरीज आपको खरीदनी है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पेमेंट इनके करने ही करने हैं इफ़ यू वांट टू बी इन सोसाइटी। तो इस तरह की जो स्पेंडिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, कि इनको स्पेंड करने के लिए जो कंज्यूमर होता है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो एक्सपर्ट का कहना है कि बहुत सारे ऐसे स्पेंडिंग जो पहले डिस्क्रिशनरी थी अब वो नॉन डिस्क्रिशनरी में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर है उसमें इस लॉकडाउन और पैंडेमिक की सिचुएशन में बहुत सारे एटीट्यूडनल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस कंज्यूमर में हुए हैं। जैसे कि अब कंज्यूमर्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, ज़्यादा फूड कॉन्शियस हैं, लुक कॉन्शियस ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन कॉन्शियस ज़्यादा हैं। तो ये सारे जो चेंजेस, एटीट्यूडनल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, ये कंज्यूमर के नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स में स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे। जैसे कि प्यूमा के जो CEO हैं उन्होंने बोला है कि उनकी जो एथलीस्ट वेयर हैं या जो उनके कंफर्टेबल वेयर्स हैं, जो फिटनेस वेयर हैं या जो ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करी आफ्टर दिस लॉकडाउन 3.0। स्पोर्ट्स है, क्योंकि अब जो इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, दे आर मोर हेल्थ कॉन्शियस, तो जिसकी वजह से स्पोर्ट्स वेयर जो हैं, एथलीट्स वेयर जो हैं, इन सब की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इट इज़ अ न्यू नॉर्मल कंडीशन। जो CEOs हैं और जो MDs हैं वो कह रहे हैं इट इज़ अ न्यू नॉर्मल कंडीशन एंड कंपनीज आर नॉट गोइंग टू लीवरेज दिस न्यू नॉर्मल कंडीशंस। MD जो है प्यूमा के, उन्होंने कहा कि कंफर्ट वेयर इज़ नाउ द इन दीज अनकम्फर्टेबल टाइम्स इज़ नॉट द न्यू नॉर्मल। एंड उनके जो उनके आउट ऑफ 370 स्टोर्स में जो उन्होंने 100 स्टोर्स खोल रखे हैं उनमें ऑलरेडी 10% से ज़्यादा डिमांड जनरेट हो रही, ज़्यादा सेल हो रही है, ऐसा उनका कहना है। तो प्री कोविड डे से पहले जो सेल थी, जो डिमांड थी, उससे 10% अब ज़्यादा सेल हो रही है उनके जो 100 स्टोर्स जो उन्होंने अपने फिजिकल स्टोर्स खोले हैं उनमें। और उन्होंने कहना है कि हम ऑलरेडी 75% बिजनेस अचीव कर चुके हैं, जो कि हमारा कोविड-19 सिचुएशन से
पहले था। तो अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि आने वाले टाइम, अगर आप देख सकते हैं सीईओ पैनासोनिक वो 10% डे ऑन डे बेसिस पर डिमांड का इंक्रीमेंट देख रहे हैं। प्यूमा के एमडी है, उन्होंने भी कहा फिटनेस और जो कंफर्ट वेयर है उनकी डिमांड बढ़ गई है। उनके जो बिजनेस आउटलेट्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं, वो ऑलरेडी 75% ऑफ बिजनेस अचीव कर चुके हैं। और इवन अगर हम बात करें डाबर सीईओ डाबर इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि 400% सर्ज इन डिमांड फॉर आवर फ्लैगशिप इम्यूनिटी बूस्टर, स्पेशली च्यवनप्राश जो कि इम्यूनिटी बूस्टर और इम्यूनिटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें उन्होंने 400% का सर्च डिमांड में देखा है। तो आगे आने वाले टाइम में नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स या उनमें जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेगी, और ये जो हमारे ऐसे जो कंपनी जो इस तरह के एफएमसीजी कंपनी जो नॉन डिस्क्रिशनरी आइटम्स में इन्वॉल्व थी उनके लिए इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी, और आगे आने वाले टाइम में इनमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने को ज़्यादा मिलेगी कंपेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। Q4 फिगर्स लाइकली इन्फ्लेटेड। एक्सपर्ट जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो डेटा रिलीज़ किया है फॉर Q1, Q2, Q3, Q4 जीडीपी रिलेटेड जो भी डेटा रिलीज़ किया है, दैट डेटा इज़ ओवर स्टेटेड एंड इन्फ्लेटेड। और जो एनएसओ बार बार डेटा रिवीजन पर जा रहा है अपने पिछले डेटा को रिवाइज करने के लिए, दैट इज़ क्रिएटिंग डाउट्स इन द माइंड ऑफ एक्सपर्ट और द कंपनी ऑन द डेटा क्वालिटी। क्योंकि अगर हम देखें डेटा रिवीजन, डेटा वेरिएशन के बारे में, तो कई बार ऐसा होता है और इट्स नॉर्मल कि अगर आप डेटा जो चाहे वो एनएसओ हो चाहे वो सीएसओ कोई भी हो, वो अपने डेटा रिवीजन पर प्रीवियस ईयर के डेटा रिवीजन पर जाते हैं, कुछ एरर्स हमेशा मान के चली जाती है। जब भी स्टैटिस्टिक्स में कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो एरर मानी जाती है कि इट इज़ नॉट 100% ट्रू। तो एरर का जो रिवीजन होता है वो जो एजेंसीज होती हैं वो हमेशा करती रहती है कि भाई पिछली बार जो हमने प्रेडिक्ट किया था डिमांड, जो हमने जो एक्चुअल डिमांड बताई थी वो इतनी ना होकर के इतनी थी। तो अगर आप देखें वेरिएशन में, तो नवंबर 29, 2019 में Q1 का जो जीडीपी था वो 5.0 प्रोजेक्ट किया था, बताया गया था, जो लेटर ऑन रिवाइज करके 5.6 कर दिया गया। इसके बाद उसको फिर रिवाइज किया गया एंड 5.2। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो ये रिवीजन बार बार एनएसओ कर रहा है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, ये जानबूझ के कर रही हैं ताकि जो आगे आने वाला डेटा है उसको इन्फ्लेट करके दिखाया जा सके, उसको ओवरस्टेट करके दिखाया जा सके, एक्चुअल जो जीडीपी ग्रोथ है वो ना दिखाई जाए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि इट इज़ एन ओवर स्टेटेड अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन। Former chief statistician Pranab Sen is of the view that GDP at a current price for the fourth quarter shown as 53.3 trillion has been overstated by 2 trillion. GDP growth is taken on the basis of the constant प्राइजेस। हालांकि इस चीज़ को जो हमारे चीफ स्टैटिस्टिशियन वो भी एक्सेप्ट करते हैं कि डेटा रिवीजन इज़ नेसेसरी, और वो होता है क्योंकि कुछ सारी ग्राउंड एरर्स होती हैं जिनको लेटर ऑन वो समझ में आती हैं, इसलिए डेटा रिवीजन जो होता है वो करना होता है, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। बट जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कंटिन्यूसली आप डेटा को रिवाइज कर रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि इस तरह का जो रिवीजन बार बार आ रहा है ये एक तो डेटा क्वालिटी पर क्वेश्चन रेज करता है, दूसरा जो कॉरपोरेट्स हमारे होते हैं, जो बेसिकली हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, ये इसी डेटा के बेसिस पर अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजी को डिवाइस करते हैं। और अगर इस तरह के जो डेटा है वो बार बार आप रिवाइज करेंगे तो जो कॉरपोरेट्स होंगे वो एक सही स्ट्रैटेजी डिवाइस नहीं कर पाएंगे, सही स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो आपने फाइनेंशियल ईयर 20 का Q1 का डेटा, Q2 का, Q3 का डेटा आपने दोबारा से रिवाइज किया है, बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो Q4 पर ही ज़्यादा पड़ा है। उसकी वजह से आप Q1, Q2, Q3 के इतने ज़्यादा रिवीजन डेटा को रिवाइज कर रहे हैं, तो इट मीन्स देयर इज सम फिशी। आप या तो डेटा इन्फ्लेट करके आगे फ्यूचर में शो करेंगे, इसीलिए यू आर अगेन रिवाइजिंग द डेटा। आदर यू वांट टू शोकेस कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ ली हैं, जो इकोनॉमिक पैकेज आया उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसीलिए आप जो प्रीवियस जो क्वार्टर्स का डेटा है उसको आप डिफ्लेट करके दिखा रहे हैं, उसको डिफ्लेट कर रहे हैं, उसको रिवाइज करके कम कर रहे हैं, ताकि जो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर्स हैं उसमें आप गवर्नमेंट पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा सकें, ऐसा इस आर्टिकल में का कहना है। और इसमें कई सारे एक्सपर्ट अगर हम बात करें, चाहे चीफ इकोनॉमिस्ट केयर के हों, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा के हों, मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल के जो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उन सब के अपने अपने अलग कंसर्न हैं। उनका कहना है कि ओके डेटा इज़ नॉट रिलायबल, कुछ का कहना है कि ठीक है डेटा में तो चेंजेस पॉसिबल हैं और होते ही रहते हैं, बट गवर्नमेंट को डाउनवर्ड बायसनेस डेटा Q4 में, जैसे कि अगर हम बात करें चीफ इकोनॉमिस्ट जो केयर के, उन्होंने कहा कि डाउनवर्ड बायस जो Q4 में गवर्नमेंट ने शो किया है, और वो इंटेंशनली डाउनवर्ड बायस शो की ताकि जो आगे आने वाले क्वार्टर्स हैं उनमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया जा सके।
अदिति नायर जो है प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट ऑफ ICRA, उन्होंने कहा है कि जो डेटा है वो बेसिकली इस वजह से फ्लॉट हुआ है क्योंकि Q4 में जो अर्निंग्स हैं और जो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो डेटा कलेक्शन में प्रॉब्लम हुई, डेटा कलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए गवर्नमेंट ने जानबूझ के या बोल सकते हैं इंटेंशनली ऑप्टिमिस्टिक डेटा रखा है बिकॉज ऑफ द सर्टन अनसर्टन फैक्टर जो अभी इनकाउंटर्ड नहीं कर पाया, जो ग्राउंड लेवल पे डेटा कलेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाया, उसकी वजह से भी डेटा में फ्लॉट देखने को मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च का कहना है कि जो लार्ज रिविजन्स हो रहे हैं डेटा में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मेजर इट इज़ अनयूजुअल एंड इट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। ऐसा उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंट डेटा चेंजेस एंड रिविजन्स आर नॉट हेल्दी and it may raise to the issue of data inconsistency. If I were the corporate house, I was preparing a strategy on the basis of these numbers and that strategy could be फ्लॉड। अगर ये बार बार डेटा रिवीजन कर रहे हो और मेरी स्ट्रैटेजी एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी उसी पर उसी के डेटा के बेसिस पर बन रही है, तो हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी भी आने वाले टाइम में गलत हो। तो इसलिए बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं डेटा कंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ द ग्राउंड फैक्टर्स जो हैं वो हैं उसकी वजह से हुई है। कुछ कह रहे हैं इट इज़ अ नॉर्मल डेटा रिवीजन होता रहता है और कुछ ये कह रहे हैं इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस बिकॉज फ्रीक्वेंट डेटा रिवीजन इज़ नॉट गुड फॉर एनी इकोनॉमी। और कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली जो अर्निंग्स आई हुई हैं Q4 में उसको इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं पाई अपने डेटा में बिकॉज ऑफ द सो मैनी लिमिटेशंस। तो जो डेटा Q4 का रिलीज़ हुआ है दैट इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो NSO की जो एक्सरसाइज थी दैट वाज द कंस्ट्रेंट एक्सरसाइज। बहुत सारी इकोनॉमिक जो डेटा कलेक्शन के समय बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं ग्राउंड में लिए जाते हैं, फिर डेटा फिल्टर किया जाता है, वो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो NSO नहीं परफॉर्म कर सका Q4 में बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्टाफ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लॉकडाउन। तो जिसकी वजह से डेटा जो है वो फ्लॉट रहा। और कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि Q4 का डेटा जो है वो ओवर स्टेटेड नहीं है क्योंकि एक्चुअल में इकोनॉमिक लॉकडाउन का इम्पैक्ट मार्च में ना पड़ करके मार्च के बाद पड़ना शुरू हुआ। तो वो फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 में, तो फाइनेंशियल ईयर 20 के ऑल 4 क्वार्टर में जो पैंडमिक या कोविड-19 से रिलेटेड जो इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आधे मार्च तक तो इकोनॉमी ओपन हुई ही थी। जब से लॉकडाउन हुआ दैट इज 24 मार्च, उसके बाद उसका इम्पैक्ट यानी अप्रैल में जून में उसका इम्पैक्ट आया। तो बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओवर स्टेटेड। जो Q4 का डेटा है वो ओवर स्टेटेड नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक लॉकडाउन का एक्चुअल इम्पैक्ट तो मार्च के बाद से ही शुरू हुआ है। तो इस ओवर एस्टिमेशन ऑफ द डेटा इसको लेकर के अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग डिसीजन है, अलग अलग ओपिनियन है। बट फिर भी डेटा कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी इफ़ इकोनॉमी वांट्स टू ग्रो, क्योंकि डेटा पर ही बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 गिवन ऑन पेज नंबर 4। केमन आइलैंड्स नाउ इंडियाज 10th बिगेस्ट इन्वेस्टर्स। अभी जो हमारे यहाँ FDI आ रहा है उस FDI को लेकर के बहुत सारे रेगुलेशंस चल रहे हैं और बार बार जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री हैं, वो आने वाले FDI पर नज़र रख रही हो। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी डेटा जो रिलीज़ हुआ उसमें बताया कि केमन आइलैंड इज़ नाउ इंडियाज़ 10th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI एंड इसने किसको रिप्लेस कर दिया? साउथ कोरिया और यूनाइटेड अरब को भी पीछे छोड़ दिया है। तो केमन आइलैंड अब इंडिया के लिए 10th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इमर्ज हुआ है, लीडिंग और लिविंग बिहाइंड द मेजर FDI इन्वेस्टर्स लाइक साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसके लिए अगर आप बात करें तो इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, बेसिकली दे आर हैप्पी, बट गवर्नमेंट के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि FDI स्पेशली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो टैक्स हेवंस कंट्री से आ रहा है वो पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूअसली बढ़ा है। तो अब ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वरीसम कंडीशन है कि जो हमारा FDI हमारे यहाँ आ रहा है, कहने को तो आप कह सकते हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एक पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है FDI आ रहा है, बट जो गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि जो ये FDI आ रहा है हमारे जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स हेवन डिसाइडेड हैं, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है अगर वो बढ़ रहा है, इट मीन्स इंडिया इज़ ऑल्सो इमर्जिंग एज वन ऑफ द टैक्स हेवन कंट्री और ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं होती है। जैसा कि हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, 2000 फाइनेंशियल ईयर
2020 में जो हमारा FDI that has been grown for 14%, $49.8 billion का इन्वेस्टमेंट हमारे 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 में आया था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत ही अपना कंसर्न चेंज किया और ये एनालाइज करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में आ रहा है। और उसके लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने डेटा रिलीज़ किया और उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट है FDI का, जो FDI बेसिकली टैक्स हेवन से, वो इंडिया में कई गुना ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। अगर हम देखें तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, उससे जो FDI आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 469% इंक्रीज़ हुआ है। केमन आइलैंड से 267%, सिप्रस से 197%, नीदरलैंड से 67%, हांगकांग से 15% एंड लग्जमबर्ग से 13% इंक्रीमेंट देखा है, FDI का देखा गया इंडिया में। तो these investment for tax haven is increasing the concern of all agencies and government, और स्पेशली ऐसे कंट्री से FDI इंडिया के पास आ रहा है जो ऑलरेडी टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन है मीन्स वहाँ पर ऑलरेडी टैक्स रेट कम है, तो अगर किसी ऐसे कंट्री से आपके इंडिया जैसे कंट्री में इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है एजेंसीज के लिए। इट मीन्स समवेयर इंडियन कंपनीज, इंडियन इन्वेस्टर्स आर इन्वॉल्व इन राउंड ट्रिपिंग ऑफ द profits. It simply indicates that companies or investors are involved in base erosion and tax evasion policies और एक्टिविटीज़। अगर आपको याद हो तो ये मैंने बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, है मैंने गूगल टैक्स के कंटेक्स्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आपसे। तो अब एक जो हमारे एजेंसीज़ हैं, जो हमारे इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं, दे आर इन्वॉल्व इन प्रॉफिट शिफ्टिंग और टैक्स इवेजन एक्टिविटीज़ और राउंड ट्रिपिंग एक्टिविटीज़। तो ये अब बहुत बड़ा कंसर्न है जो इंडियन गवर्नमेंट को सॉल्व करना है। दिस विल बी डिस्कस विद द कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री इन फ्यूचर मीटिंग, और ऐसा कहा गया कि इसमें डिस्कशन होगा इस चीज़ को लेकर के कि जो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ रहा है टैक्स हेवन कंट्रीज से, ये क्यों है और इसको कैसे ओवरकम किया जा सके। और जो ये इन्वेस्टमेंट FDI का आता भी है टैक्स हेवन कंट्री से, अगर आप ये कहें तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल भी नहीं होता। इट्स वोलाटाइल इन नेचर, बहुत जल्दी ये फ्लू ऑफ कर जाता है कंट्री से जब भी इसको मौका मिलता है। तो फॉर एनी इकोनॉमी दिस सॉर्ट ऑफ FDI कमिंग फ्रॉम टैक्स हेवन कंट्रीज इज़ नॉट कंसीडर्ड एज गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कितने कितने परसेंट, इवन 500% तक आप इंक्रीमेंट देख सकते हैं FDI के इनफ्लो में पिछले कुछ सालों में फ्रॉम दीज टैक्स हेवन कंट्रीज। तो इट इज़ नॉट द गुड सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी, इवन फॉर इंडिया एज वेल। अब देख लेते हैं कुछ अदर न्यूज़ क्लिप्स। ल्यूपिन फार्मा रैम्प्स अप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन डिमांड। जो ल्यूपिन फार्मा जो है वो नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक, इन सारे कंट्रीज़ में अपनी डिमांड को, अपने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाली। इट मीन्स इट इज़ गोइंग फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स दैट आर एक्चुअली इन डिमांड बिकॉज ऑफ द COVID-19 सिचुएशन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। BEML फर्मिंग अप टाइज अप विद 20 फॉरेन फर्म्स। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ये BEML का फुल फॉर्म क्या है और ये कंपनी एक्चुअली किस चीज़ में इन्वॉल्व है। BEM इज़ अ फर्मिंग अप टाइज विद द 2 फॉरेन कंपनीज फॉर सेटिंग अप द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया, जिसके लिए उसने ग्लोबल इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन को कॉल किया है और 2 फॉरेन फर्म्स के साथ टाई करने वाली इन ऑर्डर टू स्केल अप इस प्रोडक्शन इन इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़। 17 प्राइवेट जेनकोस टू फॉरगो इम्पोर्टेड कोल फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत की योजना की जो अनाउंसमेंट करी थी, उसी से अलाइंड होते हुए हमारे जो 7 प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज, जेनकोस भी बोलते हैं जिनको, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज, जो कि पहले कोल को इंपोर्ट करती थी ग्लोबल प्लेयर से, उन्होंने अब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दिया। दे आर नॉट गोइंग टू इम्पोर्ट द डोमेस्टिक कोल फ्रॉम कोल इंडिया। तो 17 प्राइवेट कंपनीज इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर कंपनीज जो पहले ग्लोबल प्लेयर से, इंटरनेशनल मार्केट से कोल को खरीदती थी, अब वो इंडिया से ही डोमेस्टिक सप्लाई को इंश्योर करेंगी और कोल इंडिया से ही कोल को खरीदेंगी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ये जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जनरेशन कंपनीज का आत्मनिर्भर भारत की तरफ। आज का देख लेते हैं न्यूज़ ऑफ द डे क्या है। केमन आइलैंड्स नाउ इंडिया 10th बिगेस्ट इन्वेस्टर, जिसमें आप केमन आइलैंड्स देख लें, टैक्स हेवन देख पढ़ सकते हैं, बेस इरोजन, टैक्स इवेजन पॉलिसी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, या
प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है, ये सब आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. ऑल दीज कॉज द पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और इवन इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यू मस्ट नो प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होती है, बेस इरोजन क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, कंपनी जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज है वो एक्चुअली कैसे इसमें इन्वॉल्व होती हैं. तो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, ये सब भी इसी से लिंक्ड होता है. आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे इज प्रोंग्ड. प्रोंग्ड मीन्स कांटेदार. ये प्रोंग्ड वर्ड हमने कहाँ यूज़ किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज के केस में 4 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजीज जो हमने यूज़ किया था. प्रोंग्ड मीन्स कांटेदार. स्पाइनी, स्पाइकी, प्रिकी, प्रोंग्ड, पिक्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं. ऑल दीज आर द रेफरेंसेस. आज के न्यूज़ डिस्कशन में स्टूडेंट इतना ही. इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.